नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल सरकारी नौकरी वाले पे। मैं सारांश गुप्ता आप सभी लोगों को बहुत धमाकेदार न्यूज़ लेके आया हूँ कि एसएससी ने अप्रॉक्सीमेट 220,000 वैकेंसी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दी है लाके, वो भी किसकी? एसएससी सीजीएल की। तो एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आप लोगों के सामने आ चुकी है। 17 तारीख इसकी स्टार्टिंग डेट है और लास्ट डेट है 8 अक्टूबर। स्टार्टिंग डेट है 17 तारीख और लास्ट डेट है आपके 8 अक्टूबर। आप लोग सामने देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो हमें क्या पता चलता है। पहले तो हम लोग वैकेंसीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पर वैकेंसीज आती हैं। तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आप लोगों के होता है ऑडिट अकाउंट वाले में। 30 साल मैक्सिमम एज चाहिए आपके इन सब वैकेंसी में, लेवल 8 में भी और लेवल 7 में भी। लेवल 7 में कौन कौन सी वैकेंसीज हैं? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में, सेक्रेटेरिएट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रेलवे, एक्सटर्नल अफेयर्स, इनमें, और ये सब ग्रुप बी की पोस्टेड है, ठीक है। इसके अलावा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या असिस्टेंट की वैकेंसी आपके अदर मिनिस्ट्रीज में भी हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, ये भी आपके पोस्ट इसमें हैं। इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर सीबीआई, ठीक, जो ईडी आप लोग देखते हो, ईडी छोड़ दी पीछे, वो ईडी यही है, ठीक है। इसके अलावा और इंस्पेक्टर पोस्ट है आपके पोस्ट मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी डाकखाने में। इसके अलावा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स में भी आपके इंस्पेक्टर की पोस्ट है। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें फिजिकल मांगा है, वो मैं आप लोगों को भी आगे बता दूंगा कौन कौन सी पोस्ट में फिजिकल मांगा गया है। लेवल 6 की बात करें तो असिस्टेंट की वैकेंसीज है मिनिस्ट्रीज में, ठीक, ये भी 30 साल एज है। डिविजनल अकाउंट, ठीक है, अंडर सीए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आप लोगों को पता है 30 साल। सब इंस्पेक्टर एनआईए में 30 साल। सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर नार्कोटिक्स। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर आपके स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री, इसमें एज 32 साल मांगी है, ठीक। लेवल 5 की नौकरी आती है ऑडिटर की आपके, जो ये दोनों डिपार्टमेंट में है, ग्रुप सी की। इसमें अब वैकेंसीज में 27 साल मांगा जा रहा है, ठीक है। अकाउंटेंट की वैकेंसी है, तो इन सब में 27 साल मांगा गया है। और लेवल 4 में आता है पोस्टल असिस्टेंट, ठीक है, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स में, ठीक है, और अपर डिवीजन क्लर्क। इन सब में आपके एज मांगी गई है 27 साल। कितनी एज मांगी गई है? 27 साल, ठीक है। तो नोटिफिकेशन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि भैया कहते हैं इंडिया का सिटीज़न, नेपाल का सिटीज़न, भूटान का सिटीज़न होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एज लिमिट मैंने आप लोगों को अभी बताई दी है। इसके अलावा SC STs को 5 साल, OBC को 3 साल, और फिजिकली वाले जो अनरिजर्व्ड है उन्हें 10 साल, OBC फिजिकल को 13 साल और OBC SC ST को 15 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल, ठीक है, और डिफेंस वालों को 3 साल, और डिफेंस पर्सनल जो SC STs हैं उनको 8 साल। तो इस तरीके से आप लोगों को रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है। तो रिलैक्सेशन की बात आप लोग जरूर समझ लें कि क्या होती है, ठीक। फिर इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे कि और हमें इसमें क्या क्या बोला गया है, एग्ज़ाम क्या होता है। पहले तो कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो स्पेशली दी गई होती हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री तो चाहिए, लेकिन डिज़ायरेबल है अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट हो तो, या फिर आप MBA हो तो, और MBA भी फाइनेंस में होने चाहिए हो, ठीक है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है, लेकिन एटलीस्ट 60% आपके नंबर होने चाहिए 12th स्टैंडर्ड में, या फिर एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपकी बैचलर डिग्री में स्टैटिस्टिक्स हो। और बाकी पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री मांगी जाती है। मतलब भाई आप लोगों की बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो मिनिमम जिनकी एज अभी 18 साल है वो भी भर सकते हैं बहुत सारी वैकेंसीज के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक बात और लिखी गई है, द कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन देयर फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई, हाउएवर दे मस्ट possess the essential qualification और ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट।
मतलब 8 अक्टूबर से पहले पहले आपको क्वालिफाई, एसेंशियल क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप फाइनल ईयर में और आपको लगता है कि 8 अक्टूबर से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप भर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हाउ टू अप्लाई में अभी हम लोग बढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग और चीज़ें समझ लेते हैं। भैया सेंट्रल रीजन में आप लोग जो एग्जामिनेशन सेंटर भर सकते हो, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी। ईस्टर्न रीजन में जो स्टेट्स हैं वो अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल है। कर्नाटका रीजन में लक्षद्वीप और कर्नाटका और केरला आता है। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लिया जाता है। नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन में अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। आधा तो जीएस आप लोग यहीं से कवर करते चल रहे हो। नॉर्दर्न रीजन में आपके दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड को कवर किया गया है। नॉर्थ वेस्ट में चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू और लद्दाख और पंजाब को। साउथ में आंध्रा, पौंडचेरी, ठीक है, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। और वेस्टर्न रीजन में दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव और गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इतने, मतलब एक तरीके से कहा जाए इंडिया के सभी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में आपके पेपर लगभग हो रहे हैं। ठीक है, बस आप लोगों को सेंटर अपने हिसाब से चूज करना होगा। 2 तरीके से एग्जाम लिया जाएगा अब, टीयर 1 और टीयर 2। ये वाली बात इन्होंने साफ साफ बोली हुई है। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो टीयर 1 में बेटा आप लोगों से पूछी जाएगी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। 25-25 क्वेश्चन ईच होगा, 25 क्वेश्चन होगा, 50-50 नंबर होंगे, मतलब 200 का टोटल पेपर होगा। 100 क्वेश्चन होंगे और 200 का पेपर होगा। आधे नंबर की आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा पेपर, लेकिन इंग्लिश वाले जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का, उसको छोड़ के 1 घंटा आपको समय अलॉटेड है और 1 घंटा उनके लिए जो आपके फिजिकल वगैरह, हैंडीकैप्ड वगैरह वाले हैं। अब आती है बात टीयर 2 की, जो मेन है, जिसके ऊपर इतना हंगामा हुआ है। अब तक मैथ्स और इंग्लिश पूछी जाती थी, मतलब कि मैथ्स और इंग्लिश अच्छी जिसकी नहीं है वो लोग पेपर नहीं निकाल पाते थे, जिसकी अच्छी है वो बड़े आराम से पेपर निकाल लेता था। लेकिन अब क्या किया है, पेपर 1 होगा टीयर 2 में, सेशन 1 2 घंटे 15 मिनट का, जिसमें सेक्शन 1 में आपसे पूछा जाएगा मैथमेटिकल एबिलिटीज और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। 30-30 क्वेश्चन सब दोनों के होंगे। 3 नंबर का एक क्वेश्चन 180 का होगा। 1 घंटा हर सेशन के लिए दिया गया है। 1 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन बनाने होंगे। मतलब अब ये तो बात समझ में आती है, अगर 1 घंटे में 60 क्वेश्चन बनवा रहा है, ठीक है, तो पर मिनट 1 क्वेश्चन, तो इतना टफ भी नहीं पूछेगा जितना आप लोग सोच रहे हो। लेकिन आपको पता है, जो मेरे से रीजनिंग पढ़ा है, ठीक है, वो तो रीजनिंग में कैट में भी बैठ जाए तो फेल ना हो, ठीक है ना। फिर सेक्शन 2 आता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन और जनरल अवेयरनेस, जिसमें इंग्लिश के 45 और जनरल अवेयरनेस के 25। टोटल 70 क्वेश्चन होंगे, 210 नंबर के, और ये भी कितने का होगा, 1 घंटे का होगा। अच्छा, एक मजे की बात यहाँ पे देखो, टीयर 1 में बोला है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, ठीक, और टीयर 2 में बोला है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। मतलब टीयर 1 में सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाएगा और टीयर 2 में आपके ग्रामर भी पूछी जाएगी, ठीक है। फिर सेक्शन 3 आता है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, ठीक है। इंजीनियरिंग वालों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। 20 क्वेश्चन होंगे, 15 मिनट का यह सेशन होगा, तो इस हिसाब से आपके बन जाता है। अब सेशन 2 आता है जो कि 15 मिनट का होगा। ये डेटा एंट्री के लिए होगा, लेकिन ये उनके लिए ही होगा जो लोग उस वैकेंसी के लिए हैं। पेपर 2 होगा स्टैटिस्टिक्स का, जो 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक, 200 नंबर का, 2 घंटे का पेपर होगा। फिर जो ऑडिटर वगैरह में जा रहे हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी उसमें जा रहे हैं, फाइनेंस वगैरह में, तो 100 क्वेश्चन का पेपर उन्हें भी देना होगा। पेपर 3 2 घंटे का। लेकिन यहाँ मजे की बात क्या है कि अगर आप मान लो स्टैटिस्टिक्स वाले में फेल हो जाते हो, लेकिन आप यहाँ तक पास हो, तो आपको उसके हिसाब से जॉब दे दी जाएगी, ठीक है। अब सेशन 1 आप लोगों को पता चल गया, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। अब बात मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा सिलेबस की। देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3
ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज का ये सबके लिए मैंडेटरी है, ठीक है, सबके लिए मैंडेटरी है। और मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 डेटा एंट्री स्पीड, ठीक है, ये साफ दिया हुआ है, ये स्किल डेज के लिए आपके स्किल टेस्ट होगा जो आप लोगों को देना होगा। ठीक, अब आगे की बात मैं कर रहा हूं। टीयर 1 में रीजनिंग का सिलेबस देख रहे हो कितना बड़ा है। वहीं जनरल अवेयरनेस में देखो रीजनिंग में सारी चीजें, कोडिंग डिकोडिंग से लेके सारी चीजें, और मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई हुई। क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस भी आप लोगों को दिया हुआ है। जनरल अवेयरनेस दिया हुआ है, ठीक, बिल्कुल सिंपल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें, और करंट का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इसमें बता दे रहा हूँ, आपके अरिथमेटिक और एडवांस दोनों पूछी जा रही है, जो कि आपको हमारे चैनल पर प्रॉपर तरीके से मिलेगी विद प्रैक्टिस। ठीक, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन देखो साफ लिखा, कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द करेक्ट इंग्लिश इज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी, बस और कुछ नहीं। फिर टीयर 2 इंडक्टिव सिलेबस है, ठीक है। अच्छा, टीयर 1 के मार्क्स अब नहीं जुड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखना। टीयर 1 के मार्क्स अब नहीं जुड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखना। रीजनिंग का सिलेबस यहाँ थोड़ा सा छोटा कर दिया जाता है, लेकिन है सारी चीज़ें वही, ठीक है। नंबर एनालॉगी लिखा हुआ है, देखो ट्रेंड्स लिखा हुआ है, फिगरल लिखा हुआ है, स्पेस लिखा हुआ है, ठीक है, और सिमेंटिक लिखा हुआ है, वेन डायग्राम लिखा हुआ है, नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इंटरफेसेस, फिगरल क्लासिफिकेशन देखो 2 बार रिपीट कर दिया इन लोगों ने, ठीक है, फिगरल पैटर्न, फोल्डिंग, ठीक है, जो पेपर फोल्डिंग वगैरह आता है, ठीक है, पंच्ड वाला जो आता है, होल वाला जो आता है, इसे हम लोग जैसे देखा होगा तुम लोगों ने कि फोल्ड कर करके पता करते थे कि क्या होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि पजल, क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि एनालिटिकल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं। एंड अदर देखो यहाँ पे मेन खेल क्या खेला इसने, मेन खेल क्या खेला, अदर टॉपिक्स इफ एनी। इफ एनी मतलब वो तुमसे यहां पर वर्बल, नॉन वर्बल और लास्ट आपके एनालिटिकल, ये तीनों पूछेगा दबा के। और अब तो वो तुमसे मशीन इनपुट भी पूछेगा, बोले मैंने तो लिख के दिया था अदर टॉपिक्स इफ एनी, तुमने ही नहीं पढ़ा, मेरी गलती है इसमें। वो तुमसे साफ यही बोलेगा, बोले मेरी गलती है, तुमने नहीं पढ़ा, मैं क्या करूं। देखो साफ लिख के दे रहा है, यहाँ पे साफ लिख के दे रहा है, बताओ कोई क्या करे। ठीक, फिर पेपर 2 आता है इंग्लिश। देखो इंग्लिश में अब यहाँ पे बोल रहा है वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, स्पेलिंग, ठीक, और ये होमोनिम्स, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, ईडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, सफलिंग ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स, वॉइस ऑफ वर्ब्स, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन भी पूछेगा साथ में, क्लोज पैसेज, सारी चीजें पूछ रहा है, सारी चीजें पूछ रहा है। और यहाँ पे साफ बोला है टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन 3 और मोर पैराग्राफ्स विल बी गिवन एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दोज विल बी आस्क्ड। ठीक है, साफ देखो क्या क्या लिखा है यहाँ पे, उसने बड़ा सही सही चीजें लिख के दी हैं। एटलीस्ट 1 पैराग्राफ शुड बी अ सिंपल वन बेस्ड ऑन अ बुक और स्टोरी एंड अदर 2 पैराग्राफ शुड बी ऑन करंट अफेयर्स। 3 कॉम्प्रिहेंशन पूछेगा, यानी कि 15 क्वेश्चन तो यहां से 15 क्वेश्चन तो कॉम्प्रिहेंशन से ही पूछेगा, कॉम्प्रिहेंशन से पूछेगा। लो भैया, उसने साफ बोल दिया है, सिलेबस तुम लोग डिस्कस नहीं करते हो, ठीक है, सिलेबस में देखो उसने साफ बोला है, साफ बोला है, ठीक है। फिर आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में साफ साफ बोला गया है, जनरल अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सीन, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च, ये सारी चीजें बोली गई। लेकिन इसमें और पूछो, क्वेश्चंस आर ऑल्सो डिजाइन टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स एंड ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट as may be expected of an educated person. The test will also include questions relating to India and its neighboring country, especially pertaining to history. अब यहाँ पे ये मत करना, अरे सर हमने तो हिस्ट्री जियोग्राफी पता करी थी, ठीक है,
हमने हिस्ट्री जियोग्राफी पता करी थी और हिस्ट्री जियोग्राफी पढ़ के बैठे हैं। नहीं भैया, सिलेबस में क्या लिखा है वो पढ़ो। जनरल अवेयरनेस है, मैंने हमेशा बोला है देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन जीए एंड जीएस। तो जिनके दिमाग में ये वाली बात है कि जीएस आ रही है पेपर में, तो जीएस पेपर में नहीं आ रही है भैया, जीए आ रही है। बस जो जीए का पोर्शन है वो फैक्चुअल पोर्शन है जीएस का एक्चुअल में, ठीक है। तो आपकी ऑब्जर्वेशन, आपके एक्सपीरियंस और इन सारी चीजों पर आप लोगों से चर्चा वो खुद ब खुद करेगा। फिर तीसरा मॉडल आता है आपके कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। अच्छा, मैथ्स ऊपर निकल गई क्या? अच्छा, मैथ्स में छोड़ के चला आया था, सॉरी। पहले मैथ्स के बारे में समझ लेते हैं। नंबर सिस्टम है, एरिथमेटिकल ऑपरेशंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ठीक, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इतना आप लोगों को चीजें पढ़ने को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो खुद बोला देखो, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसी वाली आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। हाइट एंड डिस्टेंस की सिंपल प्रॉब्लम्स होंगी, तो ये मत करना कि बहुत टफ पढ़े जा रहा है, बहुत टफ पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। एलिमेंट्री सर्ट्स की बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स होंगी, साफ वो खुद लिख के दे रहा है आप लोगों को। अब आप लोग उसकी देखो, प्रॉब्लम क्या है, आप लोग सिलेबस नहीं पढ़ते हो, सिलेबस नहीं पढ़ते हो, और होता क्या है, बंटाधार हो जाता है वहीं पे। तो सिलेबस पढ़ना बहुत जरूरी है, और सिलेबस आप लोगों के आंखों के सामने है कि जो आपके मन में डर बैठा हुआ था जनरल अवेयरनेस का, तो वो डर गलत बैठा हुआ है। मैथ्स का जो डर बैठा हुआ था वो मैथ्स का अलग गलत डर बैठा हुआ है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर बेसिक्स आएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल सीपीयू क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस, पोर्ट्स, विंडोज एक्सप्लोरर, कीबोर्ड, शॉर्टकट्स, सॉफ्टवेयर के बारे में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इनके बारे में पूछेगा, ठीक है। वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, वेब ब्राउजिंग, सर्चिंग एंड डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, मैनेजमेंट, मैनेजिंग एन ईमेल अकाउंट, ई बैंकिंग, ठीक है, ऐसी। फिर बेसिक्स ऑफ नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, प्रोटोकॉल क्या होता है, जैसे प्रोटोकॉल होता है IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6, ये क्या होता है, ठीक। नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, थ्रेट्स लाइक हैकिंग, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन एंड प्रिवेंटिव मीजर्स, उनके प्रिवेंटिव मीजर्स क्या होंगे ये भी आपसे पूछेगा। जैसे यहाँ एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ इंटरनेट से रिलेटेड। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में स्पीड इंटरनेट की आती होगी, कुछ या तो ऐसे लिखा मिलेगा या एक आपको ऐसे लिखा मिलता है। तो आप लोगों को क्या लगा था, आपको ऐसे लिख के दे देगा, बोलेगा 150 Mbps, आप बड़े खुश हो जाते हो, 150 Mbps, सॉरी, अरे वाह मेरे घर में 150 Mbps आ रही, लेकिन नहीं, एक्चुअल में वो मेगा बिट्स पर सेकेंड है। अगर मेगा बाइट में करूंगा तो ये हो जाएगी 150/8, ठीक है। हमारी 20 मेगाबाइट पर सेकेंड भी स्पीड नहीं है, ठीक है। तो इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है भैया, ठीक है। तो ये इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये सारी चीज़ें। फिर जो लोग जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर दे रहे हैं वो लोग इस तरीके से कलेक्शन, क्लासिफिकेशन वगैरह, स्टैटिस्टिकल डेटा, सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो आप लोग एक बार सिलेबस को प्लीज़ पूरे को अध्ययन जरूर करें कि आपको क्या दिया हुआ है सिलेबस में, ठीक है। स्टैटिस्टिकल वालों का सिलेबस बहुत बड़ा है। फिर जनरल स्टडीज़ यहाँ पर आता है पार्ट 3 में, लेकिन उनके लिए जो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स वाले हैं, ठीक है। पहले तो फाइनेंस एंड अकाउंट्स आएगा, इसमें 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स का फाइनेंस एंड अकाउंट्स आएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग होगी उसमें। इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस होगा उसमें 120 नंबर का, कि पहले तो CAG क्या होता है, फाइनेंस कमीशन क्या होता है, इकोनॉमिक्स का क्या रोल है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, इंडियन इकोनॉमी के बारे में पूरा पूछेगा आपको, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। रोल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछेगा। अब अगर मैं बात करूँ कि यार फिजिकल की, ठीक है, फिजिकल की आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है, आपको इनमें से कोई ना कोई एक ID एग्ज़ाम टाइम में लेके जानी है। इनमें से एक ना एक ID आपको एग्ज़ाम टाइम में लेके जानी है, इस बात का ध्यान रखना। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी अच्छे से समझ लेना, ये हम लोग आगे बता देंगे। अब
इन पोस्ट के लिए फिजिकल टेस्ट होगा। इन पोस्ट के लिए फिजिकल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, फिजिकल टेस्ट की और मेडिकल की, इन तीनों के बारे में यहाँ पर बातचीत उसने करी है। ठीक है, उसने यहाँ पर बातचीत आप लोगों से करी है, बकायदा बताया है कि आपको क्या क्या होना ज़रूरी है, क्या क्या। अच्छा, मोड ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पर एक चीज़ समझ लेना, टीयर 1 में और इन सब में 30% जनरल को चाहिए ही चाहिए, ठीक है, और इधर मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2 में आपके 20% चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब बात करता हूँ फिजिकल की। आप सभी लोगों को पता तो है ही है कि कौन कौन सी वैकेंसीज में आपसे फिजिकल एग्जाम मांगा है। एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर सीबीएन, सब इंस्पेक्टर सीबीएन और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर एनसीबी, यानी कि नेशनल, हमारे पता ही था तुम्हें, ठीक है। इसके अलावा इंस्पेक्टर सीबीआई और सब इंस्पेक्टर एनआईए और अपर डिवीजन क्लर्क इन बीआरओ एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। अब क्या होना चाहिए आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ये बात मैं आप लोगों को यहाँ पर अब बताने जा रहा हूँ। ये कुछ बातें यहाँ पर दे रखी हैं कि अगर आप ये करते पकड़े गए तो आप कितने साल के लिए डिबार हो जाओगे, ठीक है, ये वाली बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए आपके एग्ज़ाम में, और कैसे क्या होगा। अभी फॉर्म भरना भी मैं सिखाऊंगा, और फॉर्म में आप लोगों को क्या नहीं करना है वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिए बिल्कुल भी, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताते हुए चल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। बस तब तक जाके फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तैयारी कहाँ से करोगे, इधर उधर भटकते रहते हो। सोच लो इतनी बातें जो मैंने बता दी तुम्हें, ये कोई नहीं बताता, ठीक है। चलिए, ये रहा आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स फॉर पोस्ट ऑफ अपर क्लर्क बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ इसे कहते हैं। इसके अलावा और ऊपर आपके फिजिकल टेस्ट के बारे में ये दे रखा है, यहाँ से पूरा यहाँ से है भाई। सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए, इंस्पेक्टर और सीबीएन के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड मांगे। मेल के लिए हाइट इतनी होनी चाहिए, चेस्ट 81 होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट में ये होगा 1600 मीटर आपको 15 मिनट में वॉक करना है और 8 किलोमीटर 30 मिनट में साइकिल चलानी है। फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए और 48 किलो की आपकी होने चाहिए हो। तो 48 किलो की लड़कियों, खुद को मोटी मत समझा करो कि हमारे राम मोटापा बढ़ रहा है, वरना तुम नौकरी के लिए एलिजिबल ही नहीं हो पाओगी, ठीक है ना। हाँ, गोरखा और गढ़वाली के लिए अलग से वो दिया हुआ है इन लोगों ने, थोड़ा सा कहते हैं रिलैक्सेशन होता है हाइट वगैरह में, ठीक है। तो लड़कियों 48 किलो की तुम मोटी नहीं होती है, तो अपना जिनका वेट 48 किलो से कम है वो बढ़ा लो, और जिनका बहुत ज़्यादा है 60 पार है वो कम कर लो, ठीक है ना। हाँ, तुमसे कम ना हो तो हमसे कांटेक्ट कर लेना, हम बता देंगे कैसे कम करना है, ठीक है। हमने भी किया है अभी 1 महीने में 14 किलो कम, ठीक है। फिजिकल टेस्ट लड़कियों के लिए 1 किलोमीटर चल के आओ 20 मिनट में, कमर पकड़ लेंगी भाई साहब लड़कियां ये वाली, ठीक है। आधी तो हमारी स्टूडेंट तो कमर पकड़नी, हाय राम, हमसे नहीं होगा इतना, ये 4 रोटी बना ले तो थक जाती हैं। 3 किलोमीटर 25 मिनट में साइकिलिंग, मजाक कर रहा हूँ, लड़कियां भाई साहब बहुत आगे निकल चुकी हैं, ठीक है, और अच्छा है आगे निकले, मैं चाहता हूँ। सब इंस्पेक्टर सीबीआई के लिए 165 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए मर्दों की, जो और लड़के हैं, ठीक है। 150 सेंटीमीटर वीमेन की। चेस्ट होना चाहिए आपका 76 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन फुलाव के साथ। विजन होना चाहिए आई साइट विद और विदाउट ग्लासेस 6/6, दूर का और पास का 0.6 और 0.8, ठीक है। सब इंस्पेक्टर एनआईए के लिए हाइट 170 चाहिए और 150 चाहिए, 76 सेंटीमीटर, वही सेम ऊपर वाले स्पेसिफिकेशन है। सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए 165 152 चाहिए। चेस्ट चाहिए आपके 76 और 5 सेंटीमीटर, वही वाला, ठीक है। और लेकिन हाँ 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन चाहिए, 76 इसमें अनएक्सपेंडेड बिना फुलाव के, और विजन आपका वही सेम है। और लास्ट आता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी के लिए, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नीचे लिख के दी हुई हैं, आप एक बार इसको खुद से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि ये तो भैया मिलिट्री वाला मामला हो गया, यहाँ तो मिलिट्री वाले में तो तगड़ा होना ही होना है, ठीक है। तो ये था आपका फॉर्म।
अब कैसे फॉर्म आप लोग भरोगे, इस बात का आपको यहाँ पर ऊपर कुछ चर्चाएं यहाँ पर दी हुई हैं, वो मैं एक बार आप लोगों को पहले वो फॉर्म दिखा देता हूँ। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, पहले मैं उनकी बात बता देता हूँ कि उन्हें क्या करना है। ठीक है, जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है एसएससी की वेबसाइट तक। ठीक है, देखो भैया साफ लिख के दिया है, अपना नाम, पिताजी का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और मैट्रिकुलेशन यानी 10th की इंफॉर्मेशन बिल्कुल एग्जैक्ट भरना। ठीक है, अगर आपका कुछ भी गड़बड़ हुआ तो आपका कैंडिडेचर, मतलब आपकी कहते हैं जो वो है कहते हैं जो आप फॉर्म भर रहे पेपर देने जा रहे हो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मैं वर्ड उसका भूल गया। ठीक, चलो अब समझो बात को। पहले सबसे पहले तुमसे पूछेगा आधार है कि नहीं है, तो यस और नो करोगे। ठीक, इसके बाद आपसे पूछेगा आधार नंबर लिखो, वेरीफाई करो, अब कौन सी आईडी। ठीक है, अगर आधार नहीं है तो कोई आईडी दोगे। ठीक है, जैसे इन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस दिया है उसका नंबर लिखाओ। फिर यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, जैसे मेरा नाम है सारांश गुप्ता। ठीक है, मैंने अपना नाम भर दिया। ठीक, फिर नाम को वेरीफाई करना है। ठीक है, आपने कभी अपना नाम बदला है? जी मैंने तो नहीं बदला, तो मैंने नो लगा दिया। और ना आपने बदला है तो आप यस लगा सकते हैं। क्या नाम आपने नया रखा है वो नया नाम लिखेंगे, मतलब यहाँ पुराना है यहाँ नया है। फिर यहाँ पे पिताजी का नाम वेरीफाई करो, मम्मी का नाम वेरीफाई करो। रजिस्ट्रेशन हो रहा है अभी ये। ठीक है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा तो उनके पास रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड उनका होगा, तो वो डायरेक्ट लॉगिन करके करेंगे। ठीक है, वो बताऊंगा कैसे करते हैं अभी। फिर डेट ऑफ बर्थ आपके जो है भी है आपकी डेट ऑफ बर्थ वो आप डालोगे। मेरी तो 21/11/1993 है भाई। ठीक है, मतलब बर्थडे मेरा आने वाला है, गिफ्ट दे दियो है पेपर निकल जाए तो। फिर एजुकेशन आपने 10th कहाँ से करा है, जैसे इन्होंने सीबीएसई से करा था। ठीक, अपना 10th का रोल नंबर। ठीक है, इसके अलावा वेरीफाई रोल नंबर करोगे। पासिंग ईयर कब है, जेंडर क्या है आपका। ठीक है, आपका जो अभी लेवल है वो क्या है, जैसे मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है। देन यहाँ पर अपना आप नंबर डालोगे, अपनी ईमेल आईडी, कहाँ आप रहते हो, स्टेट कौन सा है आपका परमानेंट वाला, जैसे मेरा उत्तर प्रदेश है तो आप लोगों का दिल्ली, किसी का कोई हो सकता है। देन सेव करोगे। देन सेव करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। कैटेगरी आपकी पूछेगा, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे मेरे मोल्स है चेहरे पर तो मैंने वो लिख दिया है, यहाँ लिखा हुआ मोल्स ऑन राइट चिक। ठीक, राइट चीक। अगर आपके पास फिजिकली हैंडीकैप्ड है कि नहीं है, तो अगर नहीं है तो नो करिए, हैं तो हाँ करिए। फिर आपको बताना है कौन सी डिसेबिलिटी होगी। ठीक, फिर पूरा आपको बताना होगा, आपका नंबर डालना होगा। फिर परमानेंट एड्रेस की बात आ जाती, पूरा भरना अच्छे से ध्यान से। पिन कोड अगर एड्रेस दोनों सेम है नहीं है तो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस तो आप चेंज कर सकते हो यहाँ पर। फिर आपको सेव करना है। सेव करना है, आप पीछे जाके एडिट भी कर सकते हैं प्रीवियस पे क्लिक करके। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आएगा डिक्लेरेशन, एग्री करना है। ठीक है, टेक ड्राफ्ट टू प्रिंट, जो प्रिंट आप ड्राफ्ट प्रिंट कर लेना पहले, फिर फाइनल सबमिट कर देना। ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। देन आप लोग करोगे लॉगिन। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उन लोगों को कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जैसे एसएससी की वेबसाइट कुछ इस प्रकार से आप लोगों को सामने देखने को मिल रहा होगा। ठीक, फिर आप यूज़र नेम डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डालेंगे और ये डालेंगे कैप्चा, जैसे मैंने यहाँ पर डाला PAPQN। ठीक है, ये मैंने डाला, मैंने लॉगिन करा, तुरंत मेरा ये खुल के सामने आ गया। ठीक, फिर आपका सबसे ऊपर ही CGL दिखा रहा होगा, आप यहाँ पर अप्लाई बटन पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। देखो जैसे ये इनका फॉर्म पूरा खुल गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसके बाद करके अपना लॉग आउट करके आगे बढ़ना। अब इसमें क्या क्या होगा फॉर्म में, तो एक बात का ध्यान रखना भाई, 20 KB से 50 KB के बीच का ही फोटो होना चाहिए, जिसका ये आपके साइज होगा। ठीक, सिग्नेचर आपका 10 से 20 KB का होना चाहिए, ये साइज होगा। ठीक है, अब अगर आपका पासिंग ईयर, रोल नंबर और क्वालिफाइंग ये चीज़ CGPA वगैरह बड़ा अच्छे से डालना। ठीक है, अब देखो फॉर्म उनका कैसा आएगा जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन के बाद और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनके लिए। अब आपको यहाँ पे ये इस तरीके से दिखाएगा। अगर आपको अपना नाम वगैरह कुछ चेंज करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन जाके चेंज करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ तक आपका ऑलरेडी फिल्ड होगा। आपसे पूछेगा सेंटर बताओ, तो सेंटर आपको 3 सेंटर फिल करने। अगर आपने पहला नॉर्दर्न रीजन का करा है तो आगे भी नॉर्दर्न रीजन का ही करोगे। अगर आपने पहले सेंट्रल रीजन का करा है तो आगे भी सेंट्रल रीजन का ही करोगे। ठीक है, फिर क्या एक्स सर्विसमैन हो तो हाँ करो, नहीं हो तो ना करो। ठीक, फिर अपनी एक्स सर्विसमैन की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है।
अब आपसे पूछा है हैव यू ऑलरेडी ज्वाइंड अ सिविल पोस्ट बाय अवेलिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन। तो अगर आपने हाँ कर दिया तो ठीक, नहीं तो नहीं। तो सिविल पोस्ट आपने कौन सी भरनी, कौन सी की है, ये आपसे पूछेगा। फिर डिसेबिलिटी के बारे में आपसे यस और नो पूछेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे फिर आगे फिजिकल एलिमिनेशन के बारे में पूछेगा, आपको स्क्राइब चाहिए नहीं, मतलब लिखने, और उसके लिए कोई बंदा चाहिए कि नहीं चाहिए, उसका एक सर्टिफिकेट आपके पास है कि नहीं है, ठीक। स्क्राइब आपको रिक्वायर है कि नहीं है अलग से, ठीक है। इसके अलावा आप अपना अरेंजमेंट कर लोगे या हम करके दें, ठीक है। फिर इफ़ अगर चाहिए तो यहाँ पर आपको मीडियम इंडिकेट करना पड़ेगा। अगर आपको एक बंदा चाहिए तो वो आपको बताएगा कि इंग्लिश का चाहिए, आपको हिंदी का चाहिए, आपको ये बताना है। फिर आपसे यहाँ पर पूछता है कि जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर के लिए आपकी एज पूरी, वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप फुलफिल करते हो, तो आपको पता होना चाहिए बैचलर डिग्री, हमने अभी पीछे डिस्कस किया था, विद 12th में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। तो अगर आपकी है तो यस कर देना, वरना नो कर देना। तो आपको पेपर 3 देने को नहीं मिलेगा और कुछ नहीं है, ठीक है। पेपर 3 आपको देने को नहीं मिलेगा और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की आपकी वैकेंसी नहीं होगी, ठीक है। और अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यस और वरना नो। फिर हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन सी है वो आप यहाँ पे भरोगे, डिटेल्स भरोगे यहाँ पे कि ग्रेजुएशन किया है मैंने, बीटेक किया है, एमबीए किया है, वो करोगे। फिर पास्ट हो या अपेयरिंग हो वो, पासिंग ईयर कहाँ से, कौन से स्टेट से किया, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया, रोल नंबर और देन परसेंटेज। अगर सीजीपीए तो अपना सीजीपीए आप लोग यहाँ पे लिख दोगे। बोल रहा है अगर आप अपने इस पे हमेशा यस ही कर देना, ठीक है, इससे आपको ही बेनिफिट होगा। करस्पॉन्डेंस एड्रेस और पर्सनल एड्रेस आपको सामने पूरा फिल आपने पहले किया हुआ। अब बात आती है फोटो की और सिग्नेचर की। तो देखो भाई, फोटो और सिग्नेचर हमेशा ध्यान रखना, जो एक्सेप्टेबल है वो ऐसा वाला है और कैसे ही वाला नहीं है। विद कैप फोटो क्लिक कर लिया, देखो ये भी तो कम थोड़ा ही है, कैप भी एडिटिंग से लगाई है, ठीक है। कैप पहने हुए बंदे का फोटो भी क्लिक नहीं कर सकते थे, ठीक है। विद गॉगल्स कहते हैं सलमान खान होकर लगा रहे हैं, ठीक है। फेस अलग हुआ है, 2 छोटा लगा दिया, ठीक है। इनफैक्ट स्पेक्टिकल्स के साथ भी आप लोगों को फोटो नहीं क्लिक कराना है, आपको नॉर्मल फोटो क्लिक कराना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग फोटो अपलोड कर देंगे। देन आती है बारी सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर तो आप नॉर्मल अपना जो करते हो वो करोगे ही करोगे, उसमें आपका क्या ही कुछ गलत कर सकते हो, ठीक है। जो आपका सिग्नेचर है वही आपका सिग्नेचर होगा। देन इसके बाद फोटो अपलोड करोगे। अगर आपने 17 जून से पहले का है तो यस इस पर कर देना, ठीक। सिग्नेचर हो गया। इसके बाद यहाँ पर आकर आई एग्री पर क्लिक करेंगे, ये कैप्चा कोड यहाँ पर भरेंगे, प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे। देन इसके बाद प्रीव्यू आएगा, उसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर दोबारा जब उसको बंद करके आएंगे तो यहाँ पर एक आपको सबमिट बटन आ जाएगा, फाइनल सबमिट। तो आप वहाँ से फाइनल सबमिट को क्लिक कर देंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और नीचे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। अच्छा, अब जब यहाँ तक बात आई गई है तो फिर मैं भी एक बात आप लोगों को बता दूँ कि भैया हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सरकारी नौकरी वाले, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आप सभी लोग जहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं वो है सरकारी नौकरी वाले, ठीक है। इस पर मैं सारांश गुप्ता आप सभी लोगों को पढ़ाने वाला हूँ रीजनिंग एंड मैथ्स, रीजनिंग कॉमा मैथ्स एंड कंप्यूटर, ठीक है। देखिए मैथ्स आप लोग बहुत सालों से पढ़ ही रहे हैं, एसएससी की वैकेंसी का आप लोग बहुत दिनों से इंतजार भी कर रहे थे, खूब पढ़ ही रहे थे। तो मैथ्स और रीजनिंग और कंप्यूटर का मैं आपको पहले एमसीक्यू बैचेस ही लेके आऊँगा। साथ ही साथ आप लोगों के लिए अगर आपको वैसे कोर्स करना है, अगर आप लोग चाहते कि नहीं सर हमें थ्योरी भी पढ़नी, तो मैं थ्योरी कोर्स भी ले आऊँगा। लेकिन इस बात का वादा है कि इन तीनों में आपको कहीं से कहीं तक बाहर नहीं मिलेगा। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के लिए हमारे पास जो सर हैं हमारे, वो है अंकित सर, अंकित द्विवेदी सर, ठीक है, अंकित सर। वो आप लोगों को जनरल अवेयरनेस के बारे में पढ़ाएंगे, डिटेल में बहुत अच्छे से चीज़ें समझाएंगे, ठीक है। और इंग्लिश के लिए हम लोग आप लोगों का अरेंजमेंट करने वाले हैं बहुत जल्दी, बहुत नई फैकल्टी को लेके आ रहे हैं जो इंग्लिश के आप लोगों को कराएगी। अदरवाइज़ मैं ही आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस के माध्यम से, ठीक है, आप लोगों को मैं चीज़ें समझा दूंगा। तो ये भैया हमारे चैनल पे शुरू होने वाला है, ठीक है, बहुत जल्द। और मैं डेट अगर आप चाहो तो मैं अनाउंस कर सकता हूँ। ये आप लोगों की कहानी शुरू होगी
5 अक्टूबर से, 5 अक्टूबर से, ठीक है। 5 अक्टूबर से हमारे चैनल पर आप लोगों को ये मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्द से जल्द, ताकि आप लोग डिटेल में चीज़ें अध्ययन कर पाओ, ठीक है, और अपना सिलेक्शन श्योर कर पाओ। भाई 20,000 वैकेंसी है, बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा मौका है, ठीक है। वो गाना सुना है ना, मौका 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 मौका, वही वाली कहानी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो करो। मैंने पूरा सिलेबस भी बताया इसमें, ठीक है, कैसे पेपर फॉर्म भरना है वो बताया, पेपर में क्या होने वाला है, क्या लूप होल्स हैं वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, जितना शेयर कर सकते हो करो। ये इन्फॉर्मेशन जो लूपहोल्स मैंने आप लोगों को सिलेबस के लिए बताए हैं वो आपको सबको पता होने चाहिए। तो जितने दोस्तों को अपने भेज सकते हो वीडियो का लिंक उनको भेजो और उनको बोलो कि सारे लूपहोल्स सर जी ने यहाँ पर बता दिए हैं। बहुत सारे लूपहोल्स सर जी ने बताए हैं, जो लूपहोल्स आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि बाकी के मास्टर जो आप लोग जिन जिन पे यूट्यूब चैनल पर फर्जी पढ़ते हैं 20-20 घंटे के मैराथन वालों से, वो आपको ये चीज़ें नहीं बताएंगे, क्योंकि इतने समझ उनमें है नहीं और ना ही वो आपको समझदार बना पाएंगे, ठीक है। तो शेयर करो दबा के। थैंक यू सो मच, बाय बाय।